बीए द्वितीय वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रकरण छत्रसाल प्रशस्ति, शिवराज भूषण या छत्रसाल दशक, रचनाकार महाकवि भूषण। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं भूषण। भूषण रीतिकाल के अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस से ओतप्रोत काव्य रचनाएं प्रस्तुत की है। आज हम छत्रसाल प्रशस्ति से संबंधित कुछ चुनिंदा पद है उनके बारे में चर्चा करेंगे। छत्रसाल प्रशस्ति में महाराज छत्रसाल दशक, तो आज हम महाकवि भूषण का जो दसवां पद है उसके सप्रसंग व्याख्या करेंगे। बीए द्वितीय वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और उसके बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगी और सुनेंगी, इसका विवेचन विश्लेषण करेंगी, तभी जा कर के कमेंट कर पाएंगी। वीडियो में क्या कमी है वो ध्यान में तभी जा कर के आ पाएंगी और उनकी तरफ मेरा ध्यान आप आकृष्ट कर सकती है, सुझाव दे सकती हैं। तो 10वां जो पद है भूषण का, छत्रसाल प्रशस्ति या छत्रसाल दशक, उससे उद्धृत है 10वां पद। भुज भुज गैस की हवे संगनी भुजंगनी सी, खेदी खेदी खाती दीही दारुन दलन के, बख्तर पाखरनी बीच धसी जात मीन, पेरी पार जात पर बाजो जलन के, रैया राव चंपति के छत्रसाल महाराज, भूषण सकत को बखानी बलन के, पच्ची पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने है खलन के। तो अब हम 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। 4 सोपान संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य, ये व्याख्या के 4 सोपान होते हैं। उनके आधार पर हम प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित भूषण कवि द्वारा विरचित छत्रसाल प्रशस्ति, जो उनका काव्य है छत्रसाल दशक, उससे उद्धृत है। अगला जो सोपान है प्रसंग, प्रस्तुत जो पद्यांश है उसमें कविवर भूषण, महाकवि भूषण छत्रसाल प्रताप से उद्धृत है। उद्धृत पद्यांश में इसमें महाराज छत्रसाल के पराक्रम, वीरता, शौर्य की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। अब आगे हम इसका भावार्थ या सरल अर्थ देखते हैं। कवि भूषण कहते हैं, क्या कहते हैं कि रैया राव चंपति राव, छत्रसाल किसके पुत्र थे? रैया राव चंपति राव के
सुपुत्र महाराज छत्रसाल, आपकी बर्छी तो, आपका जो हथियार है युद्ध लड़ने का, युद्ध करने का, वो बर्छी है। बर्छी तो भुजा रूपी सर्पराज की संगनी, सर्पणी के समान है, तीक्ष्ण प्रहार करती है और दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ती है। वह बर्छी रूपी भयानक सर्पणी शत्रुओं के शवों को गहराई तक खोद खोद कर खाती है, डसती है। वह शत्रुओं के कवच और लोहे की पाखरियों में इस तरह धंस जाती है जैसे मछली जल की प्रबल धारा को चीर कर पार चली जाती है। भाव यह है कि आपकी बर्छी सर्पणी की तरह विषाक्त और मछली की तरह तीव्र है, उससे शत्रुओं का एकदम विनाश हो जाता है, शत्रु जिंदा नहीं रह पाता है। आगे महाकवि भूषण कहते हैं कि हे महाराज, आपके बल का वर्णन कौन कर सकता है। आपका जो पराक्रम, शौर्य, वीरता है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। आपकी बर्छी ने दुष्ट शत्रुओं के बल को ऐसा छीन कर दिया है कि उनकी सेनाओं के वीर परकटे पक्षी की तरह असक्त होकर धरती पर पड़े हुए हैं। इस प्रकार आपकी बर्छी ने दुष्ट शत्रुओं के श्रेष्ठ वीरों को मौत के घाट उतार दिया है, यानी दुश्मन का विनाश, सर्वनाश कर दिया है। अब हम इसका काव्य सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। उक्त पद्यांश में वीर गाथाकालीन चारण कवियों की अभिव्यक्ति का स्वर है। जो चारण भाट कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता, पराक्रम, प्रताप, शौर्य का चित्रण करते थे, उसी प्रकार से महाकवि भूषण ने महाराज छत्रसाल की प्रशंसा की है, उनकी वीरता है, उनकी बर्छी का जो करिश्मा है, उसको उक्त पद में या प्रस्तुत पद में चित्रित किया गया है। वैसे कवि भूषण शुंभ वीरता के अवतार थे, इस कारण उनके प्रत्येक छंद में वीर भावों की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास, यमक अलंकार का चमत्कार द्रष्टव्य है, देखने योग्य है। भुजा को सर्पराज और बर्छी को सर्पणी के रूप में बतलाकर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार विचारणीय है। कवित्व के अनुरूप पद योजना एवं नाद सौंदर्य उचित रूप में प्रस्तुत हुआ है और पद्यांश की भाषा शैली कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अगला जो पद है 11वां पद, निकसत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम के गयंदन के जाल को, लागती लपटी कंठ वैरिणी के नागन सी, रुद्रई रिजावे दे दे मुन्नन के माल को, लाल छितिपाल छत्रसाल महा बाहुबली, कहाँ लो बखानो करो तेरी कार्यवाल को, प्रतिभट कटक कटीले कहते काटी काटी, काल का सिकिलक कलेऊ देती काल को। बहुत सुंदर पद है। अब हम 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1 संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित महाकवि भूषण द्वारा रचित छत्रसाल प्रशस्ति से उद्धृत है, अवतरित है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में, काव्यांश में, पदावतरण में महाकवि भूषण छत्रसाल की तलवार की
करवाल मानी तलवार की के प्रहारों से शत्रु पक्ष के विनाश का वर्णन ओजस्वी रूप में किया गया है। अगला इसका भावार्थ देखते हैं। महाकवि भूषण महाराज छत्रसाल की तलवार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब उनकी तलवार म्यान से बाहर निकलती है, और ये स्वाभाविक है कि एक बार म्यान से तलवार निकल जाती है तो वो चले बगैर नहीं रह सकती है, तो वह अपनी चमकीली किरणों से प्रलयकालीन सूर्य के समान चकाचौंध फैलाती है। उसके तेज से शत्रु पक्ष के हाथियों के झुंड उसी प्रकार काट कर नष्ट किए जाते हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणें घने अंधकार को, तमसा का वातावरण उसको नष्ट कर देती है, अंधकार समूह को नष्ट करती है। उनकी तलवार शत्रुओं के कंठों पर सर्पणी की तरह लपट कर लग जाती है, अर्थात उन्हें सर्पणी की तरह लपेट कर समाप्त कर देती है। इस प्रकार वह तलवार रुद्र देवता को रिझाने के लिए शत्रुओं के मुंडों को माला बनाने हेतु अर्पित करती है। कवि कहता है कि हे छत्रसाल महाराज, ये महान भावोली वीर, आपकी तलवार की परम विशेषताओं का बखान वर्णन खातक करूं। वह तो शत्रु पक्ष की सेना के जितने भी बड़े बड़े वीर हैं उन सबको काट काट कर रण क्षेत्र की देवी काली की तरह किलक किलक कर मृत्यु के देवता काल को कलेवा देती रहती है, अर्थात उसे प्रसन्न करती रहती है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। उक्त पद में प्रलयकालीन सूर्य के तेज से सब भस्म हो जाता है। प्रातःकालीन सूर्य के तेज से क्या है, अंधकार है, वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार छत्रकाल की तलवार से शत्रु पक्ष की गज सेना, हाथी सेना समाप्त हो जाती है। वे यमराज को कलेवा तथा शिवजी को मुंडमाला देती है। इस तरह का वर्णन ओजस्वी भावों का व्यंजक है। प्रस्तुत पद में वीर गाथा कालीन वर्णन शैली अपनाई गई है। छत्रसाल की तलवार को अद्वितीय वीर योद्धा की तरह बताया गया है। तलवार के बहाने छत्रसाल के शौर्य का प्रस्तुत पद में उल्लेख हुआ है और प्रस्तुत पद में अनुप्रास, रूपक, परिकर, आक्षेप अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसमें मानवीकरण, रूपक अतिशयोक्ति भी स्तभ है और मनहरण कवित्व छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। और पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सशक्त है। आगे हम भूषण के कुछ स्फुट पद है उनकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। 12वें पद, शाही तने सरजा शिवा की सवाजा मदी है। मेरू बारी सूर की सभा को निदरती है। भूषण भनत जाके एक एक शिखर ते, कहते धो नदी नद की रेल उतरती है। जौन को हंसती ज्योति हीरा मणि मंदरन, कंदरन में छवि कुहूँ की उछरती है। ए तो ऊँचो दुर्ग महावली को जामे, नख तावली सो बहस दीपावली करती है। अब हम 4 चरणों के आधार पर, 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित
महाकवि भूषण द्वारा रचित स्फुट शीर्षक कवित्वों से उद्धृत है, अवतरित है। अब इसका प्रसंग देखते हैं। नंबर 2, प्रस्तुत अवतरण शिवाजी के शौर्य, वैभव आदि से संबंधित है। इसमें उनके दुर्ग की शोभा का जो किला है, विशालकाय किला है, उसकी शोभा सुषमा है, सुंदरता है, विशालता है, उसका बहुत ही मनोहारी चित्रण महाकवि भूषण प्रस्तुत पद में कर रहे हैं। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। कवि वर्णन करता है कि शाहजी के सुपुत्र शिवाजी की सभा जिस दुर्ग के मध्य में है, वह सभा देवताओं की सुमेरु पर्वत वाली सभा का निरादर करती है। यानी सुमेरु पर्वत है, उससे भी विशाल काय सभा है, अर्थात उस देव सभा से भी श्रेष्ठ है। कवि भूषण कहते हैं कि ऊंचे दुर्ग के एक एक शिखर से कितनी ही छोटी बड़ी नदियों की अविरल धाराएं उतरती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। आस यह है कि वह दुर्ग सुमेरु पर्वत एवं हिमालय पर्वत के समान ऊंचा है, विशालकाय है। उस दुर्ग के हीरे मोतियों से खचित भवनों मंदिरों की ज्योति चांदनी का उपहास करती है तथा वह ज्योति दुर्ग की गुफाओं में अमावस्या की छवि को प्रकट करती है, अर्थात रात्रि में भी वहाँ पर बहुमूल्य रत्नों का प्रकाश फैला रहता है, आच्छादित रहता है। इसी विशेषता से महाबली शिवाजी का इतना ऊंचा दुर्ग नक्षत्रों की चमक से दीपावली के समान शोभायमान होता रहता है या उसकी बराबरी करता है। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। नंबर 4, सोपान। शिवाजी के दुर्ग के वर्णन के माध्यम से उनके वैभव और प्रताप का वर्णन भी कवि ने किया है। दीपावली से बहस करना वाक्यांश मुहावरेदार है, जिसका लक्ष्यार्थ होड़ करना है। दीपावली की जो चकाचौंध होती है, चमक होती है, उससे भी बेहतर महाराज छत्रसाल या शिवाजी का जो महल है उसका सौंदर्य उससे भी अधिक है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास, व्यतिरेक, परिकर, अतिशयोक्ति, अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और कवित्व छंद की पदमैत्री, तुकांतता उचित रूप में प्रयुक्त हुई है और पद्यांश की भाषा शैली कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सशक्त है। 13वां पद। तेरे ही भुजन पर भूतल को भार, कैबे को शेषनाग दिगनाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु कर तार को ने ताम दिया मल है। साहिन में सरजा समत से विराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो करवाल करे मल्लेछन को काल बिनु, काज होत काल बदनाम धरा तल है। अब हम 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रश्न व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संकलित महाकवि भूषण द्वारा रचित स्फुट शीर्षक कवित्वों से अवतरित है, लिया गया है। अब इसका दूसरा सोपान प्रसंग देखते हैं। यह अवतरण शिवाजी के शौर्य एवं कुशल शासन से संबंधित है। कवि ने इसमें उन्हें यथार्थ में भूपाल बताया है, राजाओं के राजा महाराजा इसमें चित्रित किया गया है। और नंबर 3 सोपान, इसका हम भावार्थ सरल अर्थ देखते हैं। कवि भूषण वर्णन करते हुए कहता है कि हे शिवाजी महाराज, इस पृथ्वी को धारण करने का भार आपकी भुजाओं पर ही है।
भले ही शेषनाग को दिशाओं रूपी हाथी तथा हिमालय को पृथ्वी का भार धारण करने वाला कहा जाता है, परंतु ऐसा तो केवल सामान्य रूप से ही कहा जाता है, अर्थात धरती के भरण पोषण पालन का भार तो वास्तविक रूप में आप पर ही है। आपका जन्म ही संसार का पोषण करने के लिए और भरण प्रशासन के लिए हुआ है। तो आपका शासन और प्रशासन बहुत ही अच्छा है। इसमें तो विधाता का शासन केवल कहने के लिए है। कवि भूषण कहते हैं कि हे अद्वितीय वीर सर्जा शिवाजी, इस संसार में आपका ही जीवित रहना या जीवन धारण करना सफल है। तुम्हारी तलवार मुगलों के लिए काल है। धरती पर यमराज को व्यर्थ में ही काल कहकर बदनाम किया जाता है, अर्थात शत्रुओं के लिए साक्षात रूप में तुम्हारी तलवार ही काल है और यही शत्रुओं का संहार करती है, विनाश करती है और उनकी मौत का कारण भी यही है। तो ये इसका सारांश है। नंबर 4 चौथा इसका व्याख्या का सोपान है काव्य सौंदर्य। शिवाजी को प्रजापालन प्रशासन और भरणकर्ता के रूप में समर्थ बताया गया है। शिवाजी के शौर्य एवं पराक्रम की व्यंजना उनकी तलवार को लक्ष्य करके की गई है और प्रस्तुत पद्मा अनुप्रास यमक व्यतिरेक विनोक्ति मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। कवित छंद की गति अति उचित रूप में प्रयुक्त हुई है। अगला चौदहवां पद। कीर्ति को ताजी करी बाजी चंडी लूटी कीन्ही, भई सब सैन बिजू भई सब सैन बिनु बाजी विजयपुर की, भूषण भनत भौसला भुबाल धाक ही सो, धीरधर विनय फौज कुतुब के धुर की, सिंह उदय भान बिनु अमर सुजान बिनु मान बिनु कीनी साहिब त्यों दिल्ली सुर की, साई शुभ महाभाऊ शिवाजी सलाह बिन कौन पातशाही की न पातशाही मोर की। अब हम 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो नंबर 1 संदर्भ। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित महाकवि भूषण द्वारा रचित स्फुट शीर्षक कवित्वों से अवतरित है। नंबर 2 इसका प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण शिवाजी के शौर्य से संबंधित है। इसमें बीजापुर सिंहगढ़ आदि पर विजय पाने का उल्लेख किया गया है। अब तीसरा इसका भावार्थ देखते हैं। कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी ने घोड़े पर सवार होकर बीजापुर राज्य पर आक्रमण कर उसे सैन्य विहीन कर दिया है और उस पर विजय प्राप्त करके अपनी कीर्ति का प्रसार किया। कवि भूषण कहते हैं कि हे भोंसला वंश के राजा शिवाजी, आपकी वीरता पराक्रम की धाक से ही कुतुबशाही वंश के राजा की सेना ने अपना धैर्य छोड़ दिया, अर्थात वह भयभीत होकर भाग गई। सिंहगढ़ का शासक उदय भानु राठौड़ भी, जो बिना मान सम्मान के दिल्ली स्वर औरंगजेब की गुलामी कर रहा था, उसे भी आपने पराजित कर दिया था तथा सर्वदा के लिए मुक्ति प्रदान की, अर्थात सिंहगढ़ पर अधिकार कर उसे मुगल साम्राज्य से स्वहस्तगत किया। हे शाहजी के सुपुत्र महाबाहु शिवाजी, आपकी सलाह सहमति के बिना किसी राजा की राजशाही खंडित नहीं हुई है, अर्थात आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी शत्रु राजा अपना राज प्रशासन नहीं बचा सका। तो कहने का तात्पर्य प्रस्तुत पद में शिवाजी का शौर्य पराक्रम वीरता का बहुत ही सुंदर महाकवि भूषण ने चित्रण किया है।
अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। इसमें ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश किया गया है। बीजापुर, सिंहगढ़, कुतुबशाही वंश, बहमनी राज्य को विजित करने का वर्णन कर कवि ने शिवाजी के शौर्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास, यमक, परिकर, बनोक्ति, आक्षेप अलंकार प्रयुक्त है। ओज गुण और वीर रस और साथ में कवित छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। और पद्यांश की भाषा शैली कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सशक्त है। अगला अंतिम पद है। पंद्रहवां पद है अगला और अंतिम। कारो जलु जमुना को काल सो लगत आली, छाई रहो मानो यह विश्व काली नाग को, वैरन वही ये कारी कोयल निगोड़ी यह, तेसो ई हमारे कारो बासी बन बाघ को, भूषण भनत कारे कान को वियोग हिये, सब दुखदाई जो करैया अनुराग को, कारो घन घेरी घेरी मार्यो अब चाहत है, एते पर करती भरोसो कारे काग को। प्रयुक्त अब हम 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो नंबर 1 संदर्भ। प्रस्तुत वाक्यांश या काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित महाकवि भूषण द्वारा प्रचित स्फुट शीर्षक कवित्वों से उद्धृत है। अब इसका हम प्रसंग देखते हैं। महाकवि भूषण ने भूषण वीर और ओजस्वी या ओजपूर्ण कविता रचने के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन प्रस्तुत पद वियोग श्रृंगार का है, यानी इस पद का जो प्रसंग है इसमें वियोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर और मनोहारी चित्रण कवि भूषण कर रहे हैं। अब हम इसका भावार्थ या सरल अर्थ देखते हैं। वियोग की स्थिति में प्रकृति, परिवेश, समीपस्थ हर तत्व उद्दीपन का कार्य करते हैं। ऐसे में वियोग और भी ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है। श्री कृष्ण के विरह में नायिका की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई है। नायिका को अब यमुना नदी का काला जल साक्षात काल के समान लगता है, साक्षात मृत्यु के सदृश दिखता है, मानो ये जल कालिया नाग के विष के छा जाने से काला हो गया है। इतना ही नहीं, मधुर वाणी बोलने वाली कोयल भी अब सुहाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है, वह भी दुश्मन की तरह लगती है। इसी तरह काला भंवरा भी आँखों को खटकता है। वन और बाग में उसी की कालमा छाई हुई है। आगे कवि भूषण कहते हैं कि कान्हा की अनुपस्थिति से उपजे वियोग की स्थिति में हृदय पीड़ित है, व्यथित है। अनुराग, प्रेम और स्नेह देने वाला कान्हा भी अब दुखदाई लगता है। उसकी समस्त मीठी यादें भी अब कचोटती हैं। वियोग स्थिति में ये दुखदाई हो जाते हैं। काले बादल आसमान में उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये बादल भी घिर घिर कर अब मारना चाहते हैं। इन सब विपरीत स्थितियों में सारी की सारी काली चीज़ों में कहीं से आशा है, उम्मीद की किरण है, तो सिर्फ काले कोए से। काला कोआ काँव काँव कर रहा है। बस इसी के सगुन से आशा की जा सकती है कि कान्हा शीघ्र ही आएंगे और विरह व्यथा को नष्ट करेंगे, दूर करेंगे। अब हम
प्रस्तुत पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य विशेष देखते हैं। संयोग के समय मन को सुहाने वाली भाने वाली सारी चीज़ें वियोग की स्थिति में कष्टदायक और विपरीत हो जाती है। इसी मनोविज्ञान का अंकन यहाँ हुआ है। कोये को छोड़कर समस्त काली चीज़ें वियोग को उद्दीप्त कर रही है। अनुप्रास और ध्वन्यात्मकता, कोमल एवं लालित्यपूर्ण शब्दावली का सुंदर प्रयोग हुआ है। विप्रलंभ, श्रृंगार और ब्रज भाषा का बहुत मनोहारी चित्रण उक्त पद में किया गया है और पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल और सुबोध है। कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सशक्त है। धन्यवाद, नमस्कार। आगे हम महाकवि घनानंद के बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। ये पाठ्यक्रम महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है। धन्यवाद और आगे हम चर्चा करेंगे।